हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, हम लोग रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं और क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। और मेरी कोशिश है कि आप लोग बोर्ड से लेकर के कंपटीशन तक के क्वेश्चंस को आसानी से कर जाएं और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश जरूर सफल होगी। आज हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई ये क्या चीज़ है? आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है, क्या भला है, क्या हो सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्रिटिकल एंगल। आइए देखते हैं ये क्या भैया, क्रिटिकल एंगल। माना कि कोई लाइट रे है जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। कैसे जा रही है? ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, इसमें कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? लाइट सोर्स रखा हुआ है। ये ऐसे, इसे हम S से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। क्या ये सोर्स ऑफ लाइट है, कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जरा देखिएगा, कोई लाइट रे आकर के यहाँ पे इंसिडेंट हुई। चूंकि ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए नॉर्मल से दूर हटेगी। बात सही है ना? ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा होगा ना भैया? रेयर मीडियम, ये क्या है? डेंसर मीडियम। इसके चूंकि ये फर्स्ट मीडियम हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसमें से लाइट आ रही है, इसलिए इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 लिख दें और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ2 लिख दें। है क्या यहाँ पर? μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है। ये सारी बातें क्लियर है आपको ना? एक काम करते हैं, लाइट रे जो पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुई है, थोड़ा सा और दूर का पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट बी पर विचार करते हैं। क्या यहां पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा देख सकते हैं? आई डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल व्यू वाले से बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दूर होता जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा भैया। सिंपल सी बात है। आर डैश इज ग्रेटर देन आई डैश, ये बात तो क्लियर है। बट आर डैश इज ग्रेटर देन आर डैश ग्रेटर देन एंड आई डैश इज ग्रेटर देन आई। भैया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जितना दूर होता जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना बढ़ता जाएगा। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है ना? ओके। और डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 90 की तरफ जाएगा ना। ये बढ़ते बढ़ते 90 की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते बढ़ते 90 की तरफ जाएगा। दोनों में 90 कौन होगा? दोनों में सबसे पहले 90 कौन होगा? मेरी समझ से आई को 90 पहुंचने से पहले ही R 90 हो जाएगा, क्योंकि R की स्पीड ज्यादा है। और की वैल्यू ऑलवेज, R की वैल्यू ऑलवेज I से ज्यादा है, तो पहले 90 को अप्रोच कर जाएगी। तो I की एक ऐसी वैल्यू हमको मिलेगी, I की एक ऐसी वैल्यू हमको मिलेगी जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये देखिए 90 हो जाएगा। ऐसे एंगल को IC से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? IC से। कह रहे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल व्यू से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट होगा, पॉइंट A था, पॉइंट B था, पॉइंट C हो गया मान लीजिए। यहाँ पर पॉइंट C पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इतनी हो गई कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया।
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे इंटरफेस के अलोंग मूव करेगी। हाँ, ऐसे एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, है ना। ऐसे एंगल को आईसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये देखिए आईसी रिप्रेजेंट करते हैं। और जरा विचार कर, यहीं पर विचार कर लीजिए थोड़ा सा और आगे, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा होगा तो क्या होगा। जरा और दूर के बारे में बात करें। ये देखिए सी के बजाय अब हम डी पर पहुंच रहे हैं, कहीं यहां पहुंच रहे हैं, लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है। ये देखिए, तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 से भी ग्रेटर होगा कि नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जैसे डिस्टेंस और बढ़ गई, हाँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो और बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा। अभी तक 90 हो चुका है, अभी तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो चुका है। अब 90 से ज्यादा बढ़ेगा तो जिस मीडियम में लाइट थी उसी मीडियम में वापस आएगी। इस तरीके से जितने एंगल पर वो इंसिडेंट हुई थी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहेंगे सर ये क्या हो गया, लाइट तो दूसरे मीडियम में निकली ही नहीं। हाँ भैया, अब लाइट नहीं निकलेगी, किसी प्रकार से जरा भी लाइट नहीं जाएगी। अभी तक क्या था, अरे यहां पर आप मान सकते थे कि लाइट का पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है। कुछ लाइट उसी मीडियम में रिटर्न हो रही, कुछ बाहर निकल रही है। कुछ उसी में रिटर्न हो रही, कुछ बाहर निकल रही है। कुछ उसी में रिटर्न हो रही, कुछ बाहर निकल रही है। कुछ उसी में रिटर्न हो रही है, कुछ सरफेस के अलॉन्ग जा रही है। आगे वाले केस में क्या हुआ, बाहर कोई नहीं जा रही, सब उसी मीडियम में रिटर्न हो जा रही है। तो लाइट का टोटल पार्ट, लाइट का टोटल पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। हाँ, लाइट रे जब डेंस, कंडीशंस देखिएगा, कंडीशंस, लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी पार्टिकुलर वैल्यू होती है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की इस पार्टिकुलर वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर उससे ज्यादा हुई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ग्रेटर हो जाता है। तो लाइट रे जिस मीडियम में जाकर इंसिडेंट हुई है उसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। नोट्स बनाने के लिए जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रे travel from rarer medium to denser medium, then there exists a particular angle of incidence. Then there exists a particular angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree. At which angle of refraction is 90 degree. This angle of incidence is known as critical angle. This angle of incidence is known as critical angle. And टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन क्या होगी भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन जो होने वाली है वो ये, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल, इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम. This phenomenon is known as total internal reflection. Once again, if angle of incidence in denser medium is greater than the critical angle, then light get totally internally reflected in the same medium. This phenomenon is known as total internal reflection. Okay students, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है। आइए क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल
relation between critical angle IC and refractive index of the denser medium. डेंसर मीडियम लगाते हैं पॉइंट सी पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी क्या होगा भैया? साइन आई सी एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? आई सी अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन 90 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 मीन्स मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, μ2 अपॉन μ1 है ना। μ2 मीन्स क्या? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, μ1 मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रे है। ओके, तो ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई सी साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन μ1 अपॉन μ2 लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, या साइन आई सी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 μ1 मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मीडियम 1 क्या है? डेंसर मीडियम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और कहें कि अगर ये वाला रेयर मीडियम एयर है, इफ μ2 इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? फॉर एयर, देन μ1 इज इक्वल टू म्यू लिखा जाएगा फॉर मीडियम और हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। व्हाट हैपेंस? साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज द डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, where mu is the refractive index of denser medium and IC is the critical angle of the denser medium। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, पर एक मीडियम के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और आप देखेंगे इसके नेचुरल लाइफ में भी इसका बहुत ही एप्लीकेशन है, बहुत ही यूजेज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई लाइट सोर्स डेंसर मीडियम में है तो रेयर मीडियम वो कितने एरिया में वो इल्यूमिनेशन अपना कर सकता है ना, उससे लाइट कितने एरिया में निकल सकती है, कौन सी एरिया में नहीं निकल पाएगी, ये कैसे पता चलेगा। या फिर कोई वाटर के भीतर ही कोई फिश है ना, वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को हो सकता है ना देख पाए, लेकिन इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे लाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही वो देख लेती है ना। ये सब कैसे है, क्या है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमको प्रिज्म की हेल्प से किसी इमेज को उसी इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी बिना चेंज किए इन्वर्ट कर सकते हैं या 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं किसी प्रिज्म की हेल्प से। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर बेस्ड होता है और टोटल इंटरनल फिनोमेना पर ही बेस्ड होता है। जैसे कभी कभार हम लोग क्या, जब गर्म इलाके में सड़क पे जा रहे होते धूप में, है ना, धूप हुई होती है और हम सड़क पे जा रहे होते हैं, हमको दूर दिखाई देता है कि सड़क पे क्या है, पानी है। क्या दिखाई देता है? पानी है। क्यों? क्योंकि उसमें आसपास के पेड़ पौधे और बिल्डिंग्स की जो है वो क्या इमेज दिखाई देती है, हमको लगता है कि सामने पानी है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं होता है ना।
तो ये मिराज जो है, ये मिराज ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हम क्या देखने वाले हैं, ये जो डायमंड है ना, डायमंड ये जो ट्विंकल करता है, ट्विंकलिंग ऑफ डायमंड जो है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। क्यों? क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, मतलब क्यों वो डायमंड वो ट्विंकल करता है? अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होता ट्विंकल ना करता? बिल्कुल। कोई भी डायमंड देखिए स्पेशल शेप्स में कट किया गया होता है ना, ऐसे स्पेशल शेप्स में कट किया गया होता है। अगर उसको स्पेशल शेप्स में कट ना करें, बिल्कुल सर्कुलर बना दें, तो हो सकता है ट्विंकल ना करेगा, तो उसकी कीमत नहीं रह जाएगी, है ना। वो ट्विंकल इसीलिए करता है तो क्योंकि वो स्पेशल केस में कट किया गया होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जिससे उसके लिए क्रिटिकल एंगल, देखिए साइन IC इक्वल टू आपने फाइंड किया था 1/μ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, 2.42 होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, 24.24 डिग्री 24.42 डिग्री उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी क्रिटिकल एंगल उसके लिए बहुत कम होता है। और लाइट रे जब किसी उसकी स्पेसिफिक शेप से इंटर कर जाती है तो दूसरे सरफेस पर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट होती है और उसका अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस प्रकार से उस लाइट का डायमंड के भीतर डिफरेंट सरफेसेस से नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नंबर ऑफ टाइम्स अकर होने के बाद जब लाइट रे किसी सरफेस से बाहर निकलती है तो हमारे, चूंकि उसमें डायमंड के भीतर ऐसे ढेर सारी लाइट ट्रैप्ड है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, सारी एनर्जी उसमें होती है, और जब हमारे आई में इंटर करती हो तो हमको वो डायमंड ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। और आइए इसमें कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हमारे सामने पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अक्सर दे दिया जाएगा कि डेंसर मीडियम है, वाटर है या ग्लास है, जो कुछ भी है उसके भीतर एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये देखिए समथिंग कुछ h डेप्थ पर है, कितने डेप्थ पर है भैया? h डेप्थ पर कुछ सोर्स ऑफ लाइट है जिसको s से कहते हैं। कहें बताइए बाहर कितनी, कौन से रीजन को ये इससे लाइट इल्यूमिनेट होगी, है ना। तो कहें कि सरफेस पर एक सर्किल बनेगी, क्या होगा? सर्किल। जैसे देखा मैंने कहा कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो शायद क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा। माना कि ये वो पॉइंट है, माना कि ये वो पॉइंट है, ये देखिए जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, IC हो गया, तो यहीं से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्या? 90 हो जाएगा। और इसके आगे जब लाइट रे आएगी, ध्यान देने की बात है, इसके आगे किसी पॉइंट पे अगर लाइट रे आएगी इस सेंटर O से और डिस्टेंस बढ़ा देंगे, है ना, तो अब इसका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जरा सोचने की बात है, मतलब इस सोर्स के आसपास के रीजन में, यहां पे इतने भीतर में इल्यूमिनेशन हो या ना हो, लेकिन ये लाइट आकर के इधर के रीजन में इल्यूमिनेट करेगी, है ना, यहां के रीजन को इल्यूमिनेट करेगी। यहां पर ये लाइट आकर के यहां के रीजन को इल्यूमिनेट करेगी, यहां पर प्रकाश दिखाई देगा आपको, है ना। ऐसे इधर के रीजन में भी जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे इधर भी एक पॉइंट होगा, है ना, इधर भी एक पॉइंट होगा। यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ग्रेटर देन, सॉरी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। रिफ्रैक्शन 90 मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा इसके आगे से। ये देखिए लाइट आकर के इंसिडेंट हुई, ये देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। तो ये इतने भीतर इधर लाइट का इल्यूमिनेशन पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसके बाहर लाइट रेज पहुंच रही हैं। बाहर देखिए बाहर कौन सी लाइट निकल रही है? ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट A डैश, इसके भीतर के रीजन में लाइट रे कहीं पर भी इंसिडेंट हो रही है तो डेफिनेटली वो बाहर निकल रही है ना। लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हटते हुए बाहर निकल रही है, लेकिन पॉइंट A और A डैश पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज बाहर नहीं निकल रही, उससे दूर की लाइट रेज भी बाहर नहीं निकल रही हैं। ये तो 2D है। अब 3D में देखो, वाटर के सरफेस पे देखो, है ना,
तो अगर O से A तक की डिस्टेंस को R मान लूं, क्या मान लूं, R, OA इक्वल टू मान लिया जाए R, तो R रेडियस का उस वाटर सरफेस पर O को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दें, ऐसे, है ना, ऐसे। ये जो सर्किल होगा ना, सर्किल के भीतर की जितनी भी लाइट होगी सब बाहर आएंगी, सर्किल के बाहर के रीजन से लाइट बाहर नहीं आएंगी। यानी इस जो कोन दिखाई दे रहा है, अब देखिए कोन A'(SA), ये कोन दिखाई दे रहा है A'(SA), इस कोन के भीतर लाइट का फुल इल्यूमिनेशन होगा और इसके भीतर इस कोन की सीध में, मतलब कोन से आगे बढ़ते हुए रीजन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब विजिबल होंगे। इस सोर्स की लाइट की वजह से इस कोन के रीजन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब विजिबल होंगे, इसके बाहर के ऑब्जेक्ट्स विजिबल नहीं होंगे। आपसे ये जो सर्किल बन रही है इसका नाम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन आप दे सकते हैं। इसके भीतर की चीजें इस सोर्स की लाइट की वजह से विजिबल होंगी और इससे बाहर की चीजें इस सोर्स ऑफ लाइट की वजह से विजिबल नहीं होंगी। ओके, हाँ, यहां से यहां तक के बीच में कोई मछली लाई करती है, इस सोर्स को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन इधर के रीजन में, उससे आगे के रीजन में लाई करने वाली जितनी फिशेस होंगी सब के सब इस सोर्स को देख सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस सोर्स से चलन लाइट यहां पे पहुंच रही है। ओके, अच्छा, इस सर्किल का रेडियस और हाइट में और ये डिस्टेंस SA में रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। यानी हाइट और रेडियस में रिलेशन निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? ये SA स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरह से रेडियस से हाइट अगर निकालने की जरूरत हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये आई, ध्यान देने की बात है, ये देखिए साइन IC इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो साइन IC इक्वल टू परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, ये S डैश अगर मान लो मैं, तो क्या हो जाएगा, A'(S) में ये परपेंडिकुलर है R जो कि रेडियस के बराबर है, रेडियस अपॉन OA हो जाएगा, तो OA इक्वल टू R अपॉन साइन IC हो गया। सॉरी, OA नहीं, ऐसे हाइपोटेनस यहाँ का ऐसे है, तो ऐसे इक्वल टू दिस आ जाएगा। और देखा जाए तो साइन IC मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 अपॉन साइन IC का मतलब होता है म्यू। क्या होता है? सिंस 1 अपॉन साइन IC इक्वल टू म्यू, तो ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो ऐसे इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू R। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, म्यू स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, R स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू H स्क्वायर। तो इस तरीके से हाइट और रेडियस में आप रिलेशन निकाल लिए। क्या कर दिए? हाइट और रेडियस में रिलेशन निकाल दिए, है ना। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की रेडियस और डेप्थ ऑफ सोर्स में रिलेशन आ गया, H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट म्यू स्क्वायर माइनस 1। जहाँ पे म्यू स्क्वायर, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम है। ओके, कहते हैं ये तो सोर्स है। इसी प्रकार से फिश का हमें क्वेश्चन मिलता है, भैया यहाँ पर एक फिश है, बताइए कौन से रीजन में लाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स को देख लेगी? यही बात है, इस रीजन में लाई करने वाले, सर्किल के भीतर लाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स को देख लेगी, इस कोन में लाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स को देख लेगी, है ना। और उसके बाद इधर दूर यह डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप देख लीजिए, क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल की सीध से आगे के रीजन में जो ऑब्जेक्ट्स लाई करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को भी ये फिश देख सकती है विद द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे आप उनको आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि इसी पर बेस्ड एक फिनोमेना है मिराज। आइए मिराज के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। क्योंकि जब गर्मी का दिन होता है, समर में, जब सन एकदम आफ्टरनून के बाद जो है वो शाइन कर रहा होता है बिल्कुल टूवर्ड्स अर्थ, उसमें होता क्या है, जो अर्थ सरफेस पर जो कोल्टार्ड रोड है ना, या पत्थर वाले इलाके हैं, ऐसे जगहों पर कांटेक्ट में जो एयर है वो गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, तो क्या काफ़ी हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से
वो रेयर मीडियम बन जाता है। क्या होता है? रेयर मीडियम। यानी अर्थ सरफेस से सम हाइट पर जाएं, अर्थ सरफेस से एबव सम हाइट तक जाएं तो हम रेयर से डेंसर मीडियम जा रहे होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस जो कोल्टार्ड रोड के कांटेक्ट में जो एयर की लेयर है वो क्या है? वो वार्म हो चुकी है, तो वो रेयर मीडियम बन गई है। तो रोड के कांटेक्ट में जो लेयर है वो रेयर मीडियम हो गया और उसके ऊपर वाली लेयर डेंसर हो गई। तो यानी एबव द अर्थ सरफेस हम मूव करेंगे तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे। तो क्या होता है? हमको पूल ऑफ वाटर जो है रोड पे क्यों दिखाई देता है? अब आइए आपको हम ये एक्सप्लेन करते हैं। देखिए किस तरीके से है। माना कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्री हो गया, ये देखिए कोई ट्री है, हाँ? और हम कहीं रोड पर इससे दूर, रोड के किनारे ये ट्री है, रोड पर इससे दूर कोई इंसान खड़ा है। अब मैंने बोला कि यहां पर आप एयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि एयर का टेम्परेचर रोड से एबव जाने पर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो मीडियम डेंसर होता जाएगा। यानी लाइट रे जब चलेगी तो रेयर से, ऊपर से नीचे आ रही तो डेंसर से रेयर जाएगी, और नीचे से ऊपर जा रही है तो रेयर से डेंसर जा रही होगी। अब देखिए यहां से चलने वाली लाइट रे जो रोड की तरफ थी किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, देखिएगा। ये देखिए लाइट रे इस तरह से आई, मान लीजिए इस इंटरफेस पर इंसिडेंट हुई, तो चूंकि होगा क्या, ये लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले तो काफी बड़ा है, लेकिन अब क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटते हुए थोड़ा सा इधर आएगी, है ना। जाना सीधे था, फिर नॉर्मल से दूर हटते हुए आकर के यहां पर इंसिडेंट हुई। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का यानी थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। फिर जाना उसको स्ट्रेट था, पर चूंकि रेयर मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है इसलिए थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो चुका है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर अब आपको और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अभी जाना सीधे था लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो लाइट रे आकर के यहां पर इस तरीके से इंसिडेंट हुई। लाइट रे इस तरीके से आकर के यहां पर इंसिडेंट हुई। ये देखिए, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है ना, ऊपर से नीचे आने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, यानी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती जा रही है, तो वो धीरे 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 ऊपर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा तो एक स्थिति ऐसी है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जो आई है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो अब इसका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी प्रकार से बिल्कुल ये देखिए रिफ्लेक्शन हुआ, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई लाइट इस इंटरफेस पे उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई। किस वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, मैं लिख दे रहा हूं TIR, यहां पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो सीधे न जा करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब भी तो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, तो अब भी वो सीधे न जा करके थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। और अगेन ये लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है, तो फिर सीधे न जाकर के थोड़ा सा बेंड होकर के आगे बढ़ेगी। और जब ह्यूमन आई में एंटर करेगी ये लाइट रे, है ना, ह्यूमन आई में एंटर करेगी तो ह्यूमन आई को फीलिंग आएगा कि लाइट रे, पीछे बढ़ाइएगा भैया, पीछे बढ़ाइए इसको, ये देखिए कहीं यहां से आती हुई फील होगी। मीन्स ये जो ट्री है, ट्री का टॉप उसको यहां पे दिखाई देगा। ओके, ट्री का टॉप उसको यहां पे दिखाई देगा। मीन्स उसको ये वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। क्या होगा, वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, है ना।
ट्री का टॉप यहां पे दिखाई देगा, यानी ट्री ऐसे है, वो वर्टिकली अपवर्ड है, पर जो आई जो ह्यूमन को दिखाई देगा, ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, वो इन्वर्टेड ट्री दिखाई देगा। मीन्स उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि यहां पे पूल ऑफ वाटर है, पूल ऑफ वाटर में ये इमेज दिखाई दे रही है, चाहे जो ऑब्जेक्ट हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे ट्री हो, ये इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। तो इंसान को लगेगा, ऑब्जर्वर को लगेगा वहां पे पूल ऑफ वाटर है। लेकिन जब ऑब्जर्वर नजदीक पहुंचता है, तो उसको वहां पे कोई पूल ऑफ वाटर नहीं दिखाई देता है, नॉर्मल रोड दिखाई देती है। तो ये है एक भ्रम है। क्या है? एक भ्रम है। इसको मैरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैरेज। तो आपको ये समझ में आया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कैसे हमको पूल ऑफ वाटर ना होते हुए भी रोड पर हमको पूल ऑफ वाटर दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से इमेज को कैसे 90 डिग्री या 180 डिग्री कैसे टर्न कराते हैं, है ना। अब इसके लिए हम यूज करते हैं डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म क्या है? ऐसा प्रिज्म जिसके दोनों स्मॉलर एंगल 45 की हो और बीच का एंगल 90 हो, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता हो। इसका क्रॉस सेक्शन जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म है मान लीजिए ये, तभी कहा जाएगा डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है। ABC। आइए देखते हैं कैसे, जरा विचार करिए। डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म की जो टू परपेंडिकुलर सरफेसेस हैं, इनमें से किसी एक पर लाइट रे ऐसे आकर के इंसिडेंट होती है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है AB के टॉप और बॉटम से आने वाली लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होंगी। चूंकि सरफेस AB पर, सरफेस का नाम हम कुछ चेंज कर देते हैं, PQR रख देते हैं। सरफेस PQ पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुई है, नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, तो नॉर्मली विदाउट एनी डेविएशन ये आगे बढ़ेगी। और उसके बाद ये देखिए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है। ओके, तो चूंकि ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। चूंकि 45 डिग्री ये इसके क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, इसके लगभग अबाउट 42 से 43 डिग्री एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास के लिए, तो ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। चूंकि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो इसका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और 45 डिग्री पर ही इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लाइट रे इस तरीके से जाएगी और सरफेस QR पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इसलिए सीधे निकल जाएगी। ओके, इसी प्रकार से बॉटम से आने वाली लाइट रे भी आकर के यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, ये देखिएगा, तो ये भी 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है। ये एंगल जो 45 है इसके क्रिटिकल ग्लास के क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। ये किसका है भैया? ग्लास का मटेरियल है, जो प्रिज्म है ग्लास का है। तो क्रिटिकल एंगल इसका अबाउट 42 डिग्री होता है ना, लगभग 42.4 डिग्री होता है, तो इससे ग्रेटर है। ये देखिए ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट सीधे निकल जाएगी। अब होगा क्या? अब होगा कुछ ये, बॉटम से आने वाली लाइट रे बॉटम की इमेज बना देगी यहां पर, और टॉप से आने वाली रे टॉप की इमेज बना देगी। ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा AB। देखिए चूंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए लाइट यहां पे पहुंची हुई है, तो इसकी इंटेंसिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, इंटेंसिटी वही रहेगी। इंटेंसिटी सेम रखते हुए इमेज को 90 डिग्री रोटेट करा दिया गया विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड विद द हेल्प ऑफ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी प्रकार से इसकी दूसरी केस देखते हैं, इसकी सेकंड केस देखते हैं। ये देखिए, माना कि कोई डब्ल्यू रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है जिसकी हम हाइपोटेनस साइड पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। ये देखिए इसकी परपेंडिकुलर साइड्स इस तरीके से हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है AB, साइड्स हैं इसकी PQR। ऑब्जेक्ट AB से टॉप और बॉटम से आने वाली लाइट रेज सरफेस PR पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हैं, सीधे आगे बढ़ेंगी। देखिएगा यहां पर ये नॉर्मल से 45 डिग्री पर
इंसिडेंट होगी, ये रे भी 45 डिग्री पर इंसिडेंट होगी। इसका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से लाइट आ गई। फिर यहाँ पर देखिए ये वाली लाइट जो है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 45 डिग्री से 45 डिग्री है, इसका यहाँ पर फिर से होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चूंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा 45 डिग्री पर सेम एंगल पे हो जाएगा इधर, तो यहाँ सरफेस पी आर पर नॉर्मल इंसिडेंट होगी, बाहर निकलेंगे। इसमें देखिए इसका 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो दूसरी रे है सेकेंड रे, ये देखिए यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा आकर के जब सरफेस क्यू आर पर इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा, जो कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। यहाँ पर इसका फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा 45 डिग्री पर। इस तरह से सरफेस पी आर पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही सीधे निकल जाएगी। बी से आने वाली लाइट रे बी की इमेज बनाएगी और ए से आने वाली लाइट रे ए की इमेज बनाएगी। तो ये देखिए है ना, रे का 180 डिग्री डेविएशन हो गया, इंसिडेंट रे का 180 डिग्री डेविएशन हो गया और इमेज इन्वर्टेड बन गई सेम इंटेंसिटी की विदाउट चेंजिंग इन एनी इंटेंसिटी। बी बन गया, ए बन गया, इन्वर्टेड इमेज बनी कि नहीं बनी। तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम इन्वर्टेड इमेज बना दिए है ना, विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बाय डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे थ्रू 180 डिग्री। यहाँ पे इंसिडेंट रे का डेविएशन 90 डिग्री हुआ है, यहाँ पे इंसिडेंट रे का डेविएशन 180 डिग्री हुआ है। अच्छा आइए, हमारे पास एक तरीका ऐसा भी है कि इंसिडेंट रे का डेविएशन नहीं होगा, 0 डिग्री डेविएशन, बट इमेज इन्वर्टेड बन जाएगी। देखिए ये कैसे होता है। देखिए अब की बार जो है प्रिज्म को इस तरीके से रखा गया है, ए बी सी है ना। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट है ए बी, लाइट रे टॉप और बॉटम से आकर के इंसिडेंट होगी। ये देखिए 2 लाइट रे आकर के ऐसे इंसिडेंट होती हैं। अब यहां पर चूंकि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही हैं, तो इनका यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्शन होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगे। क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई, ये देखिए। उसके बाद क्या होगा, यहां पर ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट हो रही हैं। देखिएगा यहां पर जो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो आई इज ग्रेटर देन आई सी। चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा भी है, तो इनका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होंगे, इस तरीके से जाएंगे, है ना। इनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर ये चूंकि क्या कर रही है, डेंसर से रेयर जा रही हैं। क्या कर रही हैं, डेंसर से रेयर जा रही हैं, तो नॉर्मल से दूर हटेंगे। इनको जाना था सीधे, पर ये नॉर्मल से दूर हटेंगी। तो इस तरीके से ये रेज नॉर्मल से दूर हटते हुए, देखिए इसका नॉर्मल है ना, नॉर्मल जाना सीधे था, पर नॉर्मल से दूर हटते हुए चूंकि रेयर मीडियम में जा रही हैं, ये रेज इस तरह से ओरिजेंटल हो गई। ये वाली रेज जो थी इस सीधे जाना था, पर नॉर्मल से दूर हटते हुए ये भी ओरिजेंटल हो गई। ये देखिए ऑब्जेक्ट है ए बी, ए से आने वाली लाइट रे ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ए बनेगा, ठीक है। बी से आने वाली लाइट रे ऊपर हो गई है, यहाँ पर बी बनेगा। इस तरीके से इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज है विदाउट डेविएशन ऑफ द रेज। रेज को डेविएट भी नहीं होना पड़ा, रेज जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में इमर्जेड रे भी है, और लेकिन जो इमेज है इन्वर्टेड हो गई। इस तरह से इफ वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट in inverted position without a deviation of ray, then we can find with the help of doubly reflecting prism and with the help of total internal reflection phenomena। यहाँ पे इसका हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, बातें क्लियर। तो मुझे लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है आपको ये क्लियर हुआ होगा, और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। जो नहीं आता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। ओके, जय हिंद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।